तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14 तक क्लियर कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग 15 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 में देखिए क्या है। 15 में लिखा हुआ है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी D is the point on side BC such that BD equal to 1/3 of BC. Prove that 9AD square equal to 7AB square। ठीक है, अब इसको समझने के लिए बहुत इजी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले बनाते हैं, है ना। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है हमारा ए बी और सी। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। बोल रहा है ना कि इसमें एक साइड है हमारे पास AB नाम का, जो कि इस पूरे BC का ना 1/3 है। तो पहले BC को 3 भाग में बांट देते हैं। तो 1 भाग, 2 भाग, ये हो गया एक, थोड़ा सा और इधर जाएगा, 1 2 3 हो गया ना, 3 भाग। उसमें से ये जो लाइन है AD, ये वाला लाइन, ये क्या कर रहा है, AD जो लाइन है वो बोल सकते हैं कि BD जो है वो किसका है, 1/3 है किसका, BC का। ये गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, गिवन में सब कुछ दिया हुआ है कि ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। गिवन लिख लोगे तुम लोग, गिवन टू प्रूव में करना है 9AD स्क्वायर 7AB स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो सारा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें हम लोग एक कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, AE परपेंडिकुलर टू BC। क्यों करना पड़ेगा वो आगे बताऊंगा, लेकिन बस ऐसा समझ लो कि एक AE मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, AE जो है वो परपेंडिकुलर है किसका, BC का। AE जो है वो परपेंडिकुलर है किसका, BC का। ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में प्रूफ किया, प्रूफ नहीं कंस्ट्रक्शन कर लिया। ठीक है, अब प्रूफ में ध्यान से देखना तो समझ में आएगा। प्रूफ, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ABC is an equilateral ट्रायंगल। ठीक है, ABC क्या है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि AB जो होगा वो BC के बराबर होगा, और जो BC होगा वो CA के बराबर होगा, और इनको हम लोग A मान लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहां से लेकर यहां तक A है, यहां से लेकर यहां तक A है, और यहां से लेकर यहां तक A है। ठीक है, ये सब A है। क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर साइड क्या होता है, इक्वल होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, एक और बात जो गिवन में हम लोग को दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि जो BD होगा वो 1/3 होगा किसका, BC का। तो मैं BD के जगह BD लिखा, 1/3 के जगह 1/3 लिखा। क्या BC के जगह A लिख सकता हूं, बोलो समझ में आ रहा है कि। अच्छा, यहां तक ये समझ गए। अगर BD, अच्छा मैं इसको फिर से बता रहा हूं यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल लेकर के, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा B है, ये हमारा D है, ये हमारा C है। यहाँ 3 भाग है। ठीक है, 3 भाग। बोला जा रहा है कि जो BD है वो पूरे 3 में से, 3 भाग में से 1 भाग लेके रखा हुआ है ना। ऐसे ही ना बोला जा रहा है कि जो BD है, जो BD है वो क्या किया है, वो पूरा पूरा कितना भाग, 3 भाग, उसमें से कितना भाग ले लिया है, 1 भाग। तो अब हमको ये बताओ कि DC जो होगा, DC कितना भाग लिया होगा जी, हाँ, क्योंकि ये 1 भाग लिया है तो वो कितना भाग लिया होगा,
2 भाग, पूरे का पूरा कितना भाग है 3, उसमें से कितना भाग ले लिया 2 भाग, किसका लिया होगा BC का। तो मैं इससे भी लिख सकता हूं कि DC इक्वल टू 2/3 A, क्योंकि BC के जगह पर क्या लिख सकता हूं A। कितनी बात समझ में आई कि नहीं, सबको समझ में आ रहा है, तुम लोगों को आ रहा है, उधर पीछे तुम लोगों को आया, ठीक है। तो हम लोग को ये पता चल गया कि जो BD है वो 1/3 A है और DC जो है वो क्या है 2/3 है A का। अगर ये नहीं समझ में तो बोलो, हम फिर से बताएंगे दूसरा तरीका लगाकर। सबको आ गया है पक्का ना, चल। तो अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हम लोग कुछ और को देखते हैं। अब क्या देखने वाली बात है, अब ध्यान देना, अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे DE चाहिए, मुझे क्या चाहिए DE, ठीक है। DE कैसे मिलेगा मेरे को, डी मेरे को मिलने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन पहले मैं क्या करता हूं इक्विलेटरल वाला बात बता देता हूं, ठीक है, उसके बाद डी लेना बहुत इजी होगा। तो एक थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम क्या बोलते हैं, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर perpendicular from vertex bisect the base। अगर हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ध्यान देना, ये थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम ये बोलता है कि अगर मेरे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हमारे पास कोई परपेंडिकुलर लाइन आता है, कहां से, वर्टेक्स से, वर्टेक्स इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। तो इस वर्टेक्स से कोई अगर परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है तो ये लाइन क्या करेगा, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को दो इक्वल हाफ में बांट देगा, बाइसेक्ट द बेस, बाइसेक्ट, बाई का मतलब दो, सेट का मतलब पार्ट, दो पार्ट में बांट देगा। बोला कि अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके कोई एक वर्टेक्स से कोई परपेंडिकुलर लाइन लेकर आता है, तो परपेंडिकुलर तो हम लोग लेकर आए थे गिवन के लिए, तो सॉरी कंस्ट्रक्शन में लेकर आए थे, तो जैसे ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, बताए थे, है ना। तो ये समझो, अगर किसी ट्रायंगल में से, ठीक है, किसी एक वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन लेकर आते हैं, तो क्या परपेंडिकुलर का मतलब पूरा 90 डिग्री, है ना। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दो भाग में बांटना, और मीडियन को बताए थे दो एरिया में बांट देना, पूरा इक्वल ट्रायंगल में बांट देना, बताए थे कि नहीं बताए थे, बात समझ में आ रहा है। हम मान रहे हैं कि 1 बजे बुलाएं, तुम लोग खाना नहीं खाए हो, इसलिए तुम लोग के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा, मानते हैं, लेकिन कम से कम अपना सर हिला करके भी बता सकते हो, ठीक है, कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। मान रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा थके हो तुम लोग, लेकिन जिस जगह पर तुम लोग उस जगह पर मैं भी हूं, ठीक है, इस बात को भी समझना, ठीक है। तो अगर ये वर्टेक्स आ रहा है वहां से, तो ये 90 डिग्री तो होगा, लेकिन अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के कारण इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो बाइसेक्ट कर देगा बेस को, यानी ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, है ना। अब हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सर अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाला प्रॉपर्टी नहीं लगता। बात समझ में आ गया, हाँ। तो ये वाला बात समझ में आया ना। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके वर्टेक्स से कोई परपेंडिकुलर लाइन लाते हैं, तो वो वर्टेक्स जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो बेस को बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। इसका मतलब इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि ये हमारा A था, ये हमारा B था, ये हमारा E था और ये हमारा C था, एक था ना। तो इससे हमको ये समझ में आया कि BE जो होगा वो किसके बराबर होगा, EC के, और ये हाफ होगा किसका, पूरा BC का, है ना। तो सिमिलरली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दैट इज BE इक्वल टू EC इक्वल टू हाफ A, ये भी लिख सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं, ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई ना। अब क्या करते हैं, अब ध्यान देना, हमको DE चाहिए, हमको क्या चाहिए DE। अगर मुझे DE
बीई चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरा बीई में से माइनस कर दूंगा बीडी। ध्यान देना, हमको ये वाला पार्ट चाहिए, हमको ये वाला पार्ट चाहिए, बी और ई, हमको ये चाहिए सिर्फ, हमको ये चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरा लाऊंगा, पूरा कौन सा, बी और ई, उसमें से क्या करूंगा, बीडी को माइनस कर दूंगा। जैसे बीडी माइनस करूंगा तो क्या मेरे पास बचा, डी ना बचा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो वहां पे ये ले आया। तो अब देखते हैं बीई हम लोगों को कुछ दिया है क्या? बीई जो है यहाँ पर देखो, बीई जो है वो हाफ ए है, तो इसको 1a/2 भी लिख सकते हैं, है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ठीक है। माइनस बीडी कितना है, 1a/3। बात समझ में आया? अब दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने आता ही होगा सभी को, तो क्या हो जाएगा यहाँ 6 और यहाँ क्या हो जाएगा 3a - 2a। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1a/6। ये क्या हो गया हमारा डीई। ठीक है, ये हमको पता चल गया, ये हम लोग को पता था, ये भी, और ये इन सब का जरूरत है हमें। ठीक है, सबको बॉक्स में डाल दिया। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? डाउट है किसी को? कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान देना, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, AEB। ठीक है, AEB राइट एंगल कहां बन रहा है, ई पर। जैसे ही राइट एंगल ई पर बना तो हम क्या लगा सकते हैं इस पे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b²। तो h कौन सा हो गया इसका, AB², परपेंडिकुलर कौन हो गया, AE², और बेस क्या हो गया, BE²। बात समझ में आ रहा है? चाहो तो इसको पहले इक्वेशन बना के रख लो, उसके बाद प्लॉट करो, चाहे अभी वैल्यू को प्लॉट करके भी कर सकते हो। तो मैं अभी करता हूं, इस बी को उठा के उधर ले जाता हूं, तो क्या बन जाएगा देखो, AB² - B² = AE²। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, क्योंकि यहाँ कहीं हम इक्वेशन तो नहीं बनाए हैं। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब क्यों इसी को किया गया वो आगे तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में आ जाएगा क्यों इसी को किया गया। ये यहीं पर रखा गया, इस प्लस में था उसको उधर ले गए तो यहाँ माइनस में हो गया। ठीक है, अब हम छोटा वाला ट्रायंगल देखेंगे। पहले बड़ा वाला ट्रायंगल देखे थे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, अब छोटा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं। ध्यान देना, इन ट्रायंगल कौन सा, AED। राइट एंगल कहां बन रहा है, ई पर। तो फिर से इसमें क्या लगाया जा सकता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, h² = p² + b²। तो इस केस में हाइपोटेनस क्या होगा, क्योंकि 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस है, तो AD का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे AD²। परपेंडिकुलर क्या होगा, AE², तो यहाँ लिखेंगे AE² प्लस बेस क्या होगा, BE²। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब जरा यहाँ पर देखो, AD, हमको AD प्रूव करना है ना, तो AD का AD छोड़ देंगे, तो यहाँ पर तो ये को भी हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं देखो AD² = अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्या बात देने वाले, AE लिखा हुआ है यहाँ पर AE लिखा है, तो AE के जगह पर ध्यान देना, AE के जगह पर हम ये लिख सकते हैं, है ना। तो देखो AE, AD का AD लिखे, = का = लिखे, लेकिन AE के जगह पर हम ये लिखे, समझ में आया? तो देखो क्या लिखेंगे, AB² - BE²। समझ में आया ना कि हम लोग क्यों AE को उधर कर दिए, मतलब इस BE को उधर कर दिए थे, क्योंकि AE यूज कर सके। और फिर यहां पर ये प्लस वाला यहां पर आएगा क्या, DE²। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं, ठीक है। AD का AD लिखे, = AB। तो ध्यान देना, AB क्या है हमारा, A। तो इसके जगह में लिख दूंगा A और उसका स्क्वायर, माइनस BE। तो देखो BE, ये देखो BE कितना है
1/2 a का होल स्क्वायर, 1/2 a का होल स्क्वायर प्लस डी किधर है 1/6, ये देखो है ना, तो 1/6 a का होल स्क्वायर। अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा ये सब क्यों बनाया गया था, समझ में आया? ये सब इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर सके, उसको यूज कर सके। चलो अब इसको ओपन करते हैं, तो AD² इक्वल टू a का स्क्वायर होता है a² माइनस 1 का स्क्वायर 1 a² और नीचे क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 a का स्क्वायर a² और 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये भी p/2 के फॉर्म में, ये भी p/2 के फॉर्म में और ये भी p/2 के फॉर्म में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, p/2 के फॉर्म में कर लेंगे। अब सबका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा AD² इक्वल टू, सबका एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना 36। 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 36 आएगा 36 ही, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 36a² माइनस 4 का टेबल कितनी बार में आता है 36 9 बार में, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 9a² प्लस 36 कितने टाइम्स तो 36 आता है एक टाइम्स में, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1a²। बोलो समझ में आया कि अब लगभग आंसर दिख रहा होगा। तो देखो AD² इक्वल टू 36 नीचे लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखो ये भी a² है, ये भी a² है, ये भी a² है, ये जीरो मत समझना, ये a², ठीक है। तो देखो 36 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 27 a² और 27 में अगर 1 ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा 28, तो यहाँ पर जाएगा 28a²। बोलो समझ में आया कि नहीं, डाउट है किसी को? नहीं। अब देखो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, है ना, तो इसको छोटा करेंगे तो कितना टाइम्स में आ जाएगा 7 के टेबल से काटते हैं या 4 के टेबल से, 4 के टेबल से ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो 4 के टेबल से काटेंगे तो 4 9 जा 36 और 4 7 जा 28, तो ये कैसा हो गया देखो, ये हो गया AD² इक्वल टू 7/9 a²। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया ना? मेरे पास थोड़ा सा और जगह है तो यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या हो रहा है आपस में डिवाइड, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 9AD² इक्वल टू 7a², तो 9AD² इक्वल टू 7, और एक जगह पे तो हम AB भी लिख सकते हैं, BC भी लिख सकते हैं, CA भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रूफ में AB बोला है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या A की जगह क्या लिख दूंगा AB और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा स्क्वायर, और इस तरीके से हो जाएगा प्रूफ। बोलो समझ में आया कि नहीं? आया समझ में? पक्का? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। कहाँ नहीं समझ में आगे तुम्हें आया? तुम दोनों को? हाँ सर। तुम दोनों को? तुम तीनों को? तुम दोनों को? आ गया? सैफ तुम्हें समझ में आया? बेटा दो आ गया सभी को समझ में? चल भुला जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या लिखा हुआ है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट द 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। यहाँ एल्टीट्यूड बोल दिया है,
ये वही बच्चा बना पाएगा जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 15 आता है। ठीक है, अब ध्यान देना, गिवन में तो पूरा स्टेटमेंट ही लिख देना होगा। ठीक है, भले स्टेटमेंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब मैं टू प्रूफ लिखूंगा ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। टू प्रूफ में क्या बोला है कि हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग क्या करते हैं, एबीसी लेते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास एल्टीट्यूड है, तो जनरली एल्टीट्यूड एडी ले लेते हैं। अच्छा, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना, 90 डिग्री बन रहा है, वही एल्टीट्यूड है ना। मतलब हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट, और हाइट हमेशा सिर्फ 90 डिग्री बताता है। वो बाइसेक्ट कर रहा है बेस को ये नहीं बताता है, वो सिर्फ बताता है कि मैं क्या हूं, 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर। ठीक है, पूरा जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना उसका मतलब ये है, जरा पढ़कर देखो तो समझ में आ रहा है क्या, पढ़कर देखो जल्दी से। आ गया ना, देखो बोल रहा है ना कि ट्रायंगल का हर एक साइड का अगर देखा जाए तो वो 3 गुना है, 3 टाइम्स है ना, और वो इक्वल है एल्टीट्यूड के 4 टाइम्स। तो एल्टीट्यूड तो ये है हमारा, तो एल्टीट्यूड को 4 टाइम्स कर दिया गया और इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्या कर दिया गया, 3 कर दिया गया। बात समझ में आ रहा है, और इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, क्योंकि हम लोग को पहले बोल दिया कि हमारे पास एल्टीट्यूड है। बात समझ में आ रहा है, चल प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी बी सी सी, ये तीनों किसके बराबर होगा, ए। हम वैसे और कुछ भी ले सकते थे, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, जनरली ए लिया जाता है। ठीक है, अब जब हम लोग को ये पता चल गया कि तीनों साइड ए है और ये एल्टीट्यूड है, लेकिन एल्टीट्यूड है यानी 90 डिग्री है, ये तो नहीं लिखा है ना कि ये दोनों हाफ है, ये तो नहीं कहीं बताया गया, ये कहीं नहीं कि ये दोनों इक्वल है, ये तो नहीं बताया गया। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर from the vertex bisect the base। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आ गया कि जो BD होगा वो किसके बराबर होगा, BC के, और ये लोग हाफ होंगे किसके, BC के, होंगे कि नहीं, है ना। सो BD इक्वल टू DC इक्वल टू हाफ ए लिख सकता हूँ क्या, बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं, किसी को डाउट, पक्का, ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, ADB, ADB राइट एंगल एट D, D ना, हाँ। तो जब 90 डिग्री लग गया इस पे तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कौन सा होगा जी, AB का स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन सा होगा जी, AD, AD का स्क्वायर। और बेस क्या होगा जी, BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, AB, तो AB तो हम लोग खुद जानते हैं कि ये सब का सब क्या था, A था, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, A का होल स्क्वायर। AD, AD तो कुछ पता ही नहीं है, AD तो हम लोग को पता लगाना है, तो AD छोड़ देते हैं, ठीक है, AD स्क्वायर। अच्छा, BD हम लोग को पता है कितना है, 1/2 A स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, आ गया ना, ठीक है। A का स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर
प्लस 1a² बाई 4। बोलो समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब ध्यान देना, ये वाला को प्लस है, उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a² माइनस 1a² बाई 4 इक्वल टू ad²। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे हम 1, एलसीएम ले लेके आ गया 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4a² थोड़ा नीचे लिखना होगा 4a² माइनस 1a² अपॉन 4। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आंसर भी दिखने लग गया हो, है ना? अब ध्यान देना क्या हो गया 4a² में से 1a² चला गया तो कितना a² बचा 3a² बाई 4 इक्वल टू ad²। ये आपस में क्या हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया 3a² इक्वल टू 4ad²। देखो यहाँ 4 तो मिल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देना लास्ट फेज बचा हुआ है 3a। a को तो मैं ca भी लिख सकता हूँ, bc भी लिख सकता हूँ, ab भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं क्या लिखूंगा ab। इसकी जगह लिखूंगा ab² इक्वल टू 4ad²। बोलो समझ में आया कि नहीं? आया समझ में? अब बताओ ये क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा है कि नहीं? सही है, आ गया सबको समझ में? फाइनली इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, है ना? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सॉरी 17 में क्या है। 17 में एमसीक्यू है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्रायंगल एबीसी। AB दिया हुआ है 6√3 सेंटीमीटर, AC दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि एंगल B कितने डिग्री का होगा। तो ध्यान देना एक ट्रायंगल है हमारे पास, क्या नाम का ABC, ठीक है, जिसमें AB दिया हुआ है कितना 6√3 सेंटीमीटर का। AC जो है वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का और BC जो दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर का दिया और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग 6.5 पढ़ रहे हैं तो पता है राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री ही आंसर होगा। लेकिन अगर ये नहीं पता होता तो कैसे निकालते? तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें सबसे पहले देखते हैं कि सबसे बड़ा साइड कौन सा है। तो AC जो है वो सबसे बड़ा साइड है ना, देख के पता चल रहा है। तो अगर इसमें 90 डिग्री होगा तो ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो देखते हैं प्लॉट करके, ठीक है। तो इफ कर लेते हैं कि यह सबसे लॉन्गेस्ट साइड है तो ये मेरा हाइपोटेनस हो गया, है ना। मान लेते हैं कि हाइपोटेनस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, है ना। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होगा h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो h का मतलब क्या हो गया AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया AB का स्क्वायर और बेस क्या हो गया हमारा BC का स्क्वायर। तो AC कितना है 12 का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो गया 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इक्वल टू 6√3 का स्क्वायर होता है 108। यहाँ पर देखो कैसे किए 6√3 इंटू 6√3 क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, है ना। 6 कितना हो गया 36 और √3 क्या हो जाता है 3, दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 प्लस 36, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 144। तो LHS RHS सेटिस्फाइड हो रहा है ना, LHS RHS सेटिस्फाइड हो रहा है। इसका मतलब
कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। और पाइथागोरस सेटिस्फाइड तभी होता है जब वहां पर ट्रायंगल 90 डिग्री का हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि 90 डिग्री कौन होगा, एंगल बी, यानी एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी। समझ में आया? फाइनली ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। समझ में आया? ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि सारे क्वेश्चंस बनाओ और जो भी डाउट है वो आप पूछ लो। ठीक है, तो फिर आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 1 मिनट, ये ऑनलाइन में लास्ट क्लास है। कल मैं तुम लोग को एक्स्ट्रा बिल्कुल टाइम नहीं दे पाऊंगा, एक्स्ट्रा बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा। जैसे ही हो गया 2 भेज दूंगा, हो सकता है थोड़ा 5 मिनट पहले भी भेज दूं। समझ में आया? इसलिए अभी कोई, मैं जानता हूँ कल खा के ही आओ थोड़ा तुम लोग। देखो मैं मान रहा हूँ कि कुछ सप्ताह, इस सप्ताह आप लोग थोड़ा कम ही पढ़ पाओगे, है ना, थोड़ा कम ही पढ़ पाओगे, मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी भरपाई मेरे को करने आता है फ्राइडे के नाम पर। बात समझ में आया? तो भरपाई तो मैं आराम से कर दूंगा, उसका टेंशन मत लो, है ना, उसका टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेना है कि अब खा पी के आओ, थोड़ा लेट ही आ रहे हो, थोड़ा कम ही पढ़ रहे हो एक सप्ताह में, इस सप्ताह थोड़ा कम भी पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी आप लोग को मिल जाएगा आगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ, और घर से, अच्छा ये बताओ कौन कौन खा के नहीं आए, जरा हाथ उठाओ तो वाह, तो तुम लोग, अच्छा ये बताओ, एक एक पीस वाले बताओ, स्कूल में पहुंचे, घर पहुंचे होगे 11:50 से लेकर 12 बजे तक, 12 बजे तक पहुंचे ना, 20 मिनट दे रहे घर पहुंचने के, खेलते कूदते पहुंचे होगे। फिर वहां से अगर यहाँ भी आना था तो 1 बजे आना था, घर से निकलोगे 15 मिनट पहले। 15 मिनट इतना भी दूर नहीं है कि 15 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाएगा, 15 मिनट बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से 5 मिनट अगर धीरे धीरे जाओगे तो 5 मिनट लगता है वो मोड़ मेन जो AKPS तक पहुंचने। ठीक है, 15 मिनट ले लो, यानी पूरा का पूरा 45 मिनट। उसमें तो आराम से कौन है 1 घंटा खाता है? अब मन नहीं करते तो गलत बात है ना बाबू। जब पेट में नहीं जाएगा चारा तो कैसे कूदेगा बेचारा? टाइम नहीं है, स्कूल 7:30 बजे होता है। हाँ पता है, तो सुबह फिर नाश्ता नहीं बनता ना सर, इतना सुबह कौन बनाएगा? तो फिर बिस्किट्स खा लो। हाँ मुझे थोड़ा बहुत पता है, उससे ज्यादा लेकिन तब तो तुम लोग का हाय मेरे को ही लग जाएगा, सारा का सारा हाय तो हम ही को लग जाएगा। नहीं सर, नहीं लगेगा। जितने हैं उतने भी नहीं रह पाएंगे हम। ऐसा मत करो, मम्मी और पापा और खुद को थोड़ा बचाओ मेरे को हाय देने से। नहीं तो मम्मी वहां पर हाय दे रही होगी कि ट्यूशन टीचर के कारण मेरा बच्चा खा नहीं पा रहा है, कैसा कैसा टाइमिंग रखे हैं। लेकिन देख रहे हो तुम लोग, हमेशा तुम लोग खाने के लिए क्या पीने के लिए भी दिया गया है समय, है ना। अभी थोड़ा प्रॉब्लम है और खा के ही आओ तो ज्यादा बेहतर है। थोड़ा लेट हो जाए, 5-10 मिनट लेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इस सप्ताह का क्लास को मैं मैनेज कर दूंगा। बात समझ में आया? इस सप्ताह में जिसका जो भी छूटेगा इस सप्ताह का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अच्छा, इस सप्ताह का जो भी छूटेगा वो टेंशन ना ले, वो मेरी गारंटी है, मैं कैसे भी करके एक्स्ट्रा क्लास दे देकर उनका क्लियर करवा दूंगा। बात समझ में आया? तो उस बात का टेंशन ना ले। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन कर सकता है कि इतना आना ना पड़े, क्योंकि दोपहर का समय तो वो ऑनलाइन कर सकता है, ऑनलाइन क्लास तो हमेशा रहेगा। अब रही कल से, चैप्टर हो गया कंप्लीट, तैयार रहना इस चैप्टर के टेस्ट के लिए, है ना, तैयार रहना, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तैयार रहना इस चैप्टर के टेस्ट के लिए। हाँ वही बात है, कल के लिए क्या है? अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। अभी मैं फिजिक्स तो उठाऊंगा नहीं, अब या तो मैं बायो उठाऊंगा, बायो उठाने की जरूरत ही नहीं है, बायो को उठाने की जरूरत नहीं है, या तो मैथ पढ़ा दूं या तो केमिस्ट्री पढ़ा दूं। आपको पता है ना, डेमोक्रेसी है हमारे पास। चलिए एक बात ध्यान दो, मैं पहले हिसाब किताब दे दूं तब आप लोगों को पता चलेगा। ध्यान दीजिएगा,
हम लोग केमिस्ट्री में 2 चैप्टर पढ़ना बाकी है हम लोगों को, 2 चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और मेटल एंड मेटल, जो कि एग्जाम में आएगा, पूरा का पूरा आ रहा है, कुछ डिलीट नहीं है उसमें। हाफ ईयरली के एग्जाम जो हो रहे सितंबर में, उसमें भी तीनों हाँ वो तो आएगा ही आएगा ही आएगा। पढ़े नहीं। और पढ़ी तो बहुत सारा चीज नहीं है। और रही बात मैथ का, तो मैथ में देख लो मेरा क्या क्या बचा हुआ है, चैप्टर 7, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और कुछ 12। ओ वाह, ना ना ये दोनों तो जल्दी निकल जाएगा, ये दोनों जल्दी निकल जाएगा। पूर्ण नहीं है? अरे वाह क्या बात है, हीरोइन ऐसे बोलना चाहिए ना। हाँ यानी आप दिक्कत नहीं होगा। तो क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है ना, अगस्त 22 चल रहा है, यानी ये सप्ताह तो पूरा लग जाएगा मेरे को ये खत्म करने में। तो ये खत्म है, अगले अगले सप्ताह चलेगा, अगले सप्ताह चलेगा, 2 दिन उसको कंप्लीट कर देंगे। तुम बताओ जी, मैथ में स्कूल में क्या चल रहा है? हम लोग का ज्योमेट्री कल खत्म हुआ, आज सर्कल स्टार्ट। यानी ज्योमेट्री पढ़ लियो ना, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला पता है? नहीं पता। तुम बताओ जी क्या चल रहा है? अभी सर मेरा टीचर इतना सर पढ़ा लिखा है सर कि एनसीईआरटी करावे नहीं करते, साइंस में पढ़ाते हैं, इतना मोटा क्या चैप्टर है? चैप्टर तो पता होगा ना तुमको, 13। चैप्टर 13 उसको पहले दिखाओ, 12 होगा। ठीक है आप बताइए, खत्म हो गया। हाँ उसमें ज्यादा कुछ काम नहीं है, अभी पता ही निकल जाएगा, पता चलेगा ना कुछ जो भी सब के था। तो टेंशन मत लेना, हम बार बार बोलेंगे इस सप्ताह का जो भी छूटा हुआ क्लास, हाँ जो भी है एक बार देखिए, बस इस सप्ताह का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। और जो भी क्लास छूटेगा हम तुम लोगों को नहीं बोलेंगे कि ऑनलाइन देख लेना, क्योंकि ये मेरे कारण छूट रहा है तुम लोगों को, ठीक है। अगर मैं 5 बजे बुला रहा होता, 4 बजे बुला रहा होता, तुम लोग छोड़ देते थे, तब तुम लोगों को मैं बोल देता कि ऑनलाइन देखो, क्योंकि वो तुम्हारी गलती होती थी। लेकिन ये मेरी गलती हो रही है, मेरे कारण आप लोगों को सफर करना पड़ रहा है ना। हिंदी वाला सफर नहीं, इंग्लिश वाला सफर, ठीक है। तो वो उसका मैं भरपाई करवा दूंगा, क्लियर है ना। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे क्या, केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। हाँ अम्ल, सिरका और नमक, उसके बाद ही वो समझ में आएगा अच्छे से बाबू, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? जाइए, छाता तो कोई लेकर आया नहीं हो तुम लोग, वेरी गुड।